What is the sexiest car a guy can drive? I would say a Prius. रिजवान भाई कुछ खाने चले? हाँ बिल्कुल यार, खाने चलते हैं। आप बताओ, काफ़ी टाइम हो गया, बल्कि 4 बज गए हैं, तो मेरे ख्याल से तो चलते हैं, कुछ खाते हैं। बताओ क्या किस तरह का मूड है? नहीं, एक तो जो हमारी रूटीन है ना कि हमने जाके KFC खाना होता है। I like fried chicken. नहीं, वो दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो रात को मैंने बच्चों के साथ खाया है। KFC is out of the KFC question. is out of question। वो नहीं, फिर कुछ लाइट सा करते हैं। शवारमा। हाँ, शवारमा खा लेते हैं। الشيخ اليوم بالغلط وقعت امي شاورما مع زياده طحينيه शवारमा खा लेते हैं। और अच्छा, बाय द वे, मेरे ख्याल में गाड़ी आपके पास ये कितना अर्सा रही है? यार ये तकरीबन इसको मेरे पास 3rd ईयर है, 2020 के एंड पे आ गई थी, तो तकरीबन 2.5 years हो गए हैं इसको मेरे पास। 2.5 years। नहीं, कंसिडरिंग कि मैं आपको जितने अरसे से जानता हूँ, आई सीरियसली डाउटेड कि आपने वो कार इतना अरसा रखी है। यस, दैट इज ट्रू। मैं कोई भी गाड़ी, इवन जीप हो और या कार हो, नॉर्मली 1 year 1.5 years। एक गाड़ी मैंने बहुत ज़्यादा दे रखी थी, दैट वाज अ मित्सुबिशी पजेरो विद अ V6 3000 cc इंजन, और वो मैंने काफ़ी अर्सा रखी, तकरीबन 8 साल मैंने वो गाड़ी रखी है। वेरी नाइस। लेकिन फिर मुझे एक अपग्रेड चाहिए थी, फिर मैंने वो जीप को एक और जीप से चेंज कर लिया, और कार जो है प्रियस मेरे पास, मेरा ख्याल है 3rd ईयर नाउ। नॉर्मली मैं गाड़ियों से बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, 5-6 महीने 1 साल के बाद तो मैं चेंज कर लेता हूँ, लेकिन मैं लेता इसी सेगमेंट में हूँ, 3-4 मिलियन के आगे पीछे की गाड़ी। बहुत ज़्यादा पैसे मैं कार में नहीं फंसाता। अच्छा, थोड़ा सा इस कार के बारे में बता देना लोगों को। 1.8 प्रियस है। हाँ, 1.8 प्रियस है, 2ZR इंजन के साथ आती है, और आपको पता है इट्स अ पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम। यस। और इट्स अ वेरी स्मूथ कार, और मेरे सारे काम करती है। इंटरसिटी, उसके अलावा लाहौर जाना है, अब तो मुल्तान, फैसलाबाद, कराची तक मैं इस पे जाता रहता हूँ। मॉडल कौन सा है? ईयर? इट्स 2011 मॉडल, लेकिन ये फेस अपलिफ्ट हुई हुई है 2014 के अंदर। सही। हाँ, लेकिन और इंपोर्ट का कोई आइडिया है? इंपोर्ट है 14 है या 15 है, आई थिंक Okay. 2014 इंपोर्ट है। सही। बिल्कुल। तो चल रही है, मैं अभी तक बोर नहीं हुआ हूँ इससे। नॉर्मली लोग कहते हैं कि प्रियस से आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, लेकिन ये है कि मैं तो बिल्कुल भी इससे बोर नहीं हुआ। अच्छा, नहीं, इसके मैं अपने पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से नहीं, बाहर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। इसको आमतौर पे बोला जाता है ग्रैनी कार है, Yes, that's हाइब्रिड है एंड एवरीथिंग, लेकिन द फैक्ट कि पाकिस्तान में इतनी स्पीड ही नहीं है ओवरऑल ट्रैफिक की, उसमें तो आई गेस बीइंग अ हाइब्रिड एंड रिलेटिवली स्लोअर कार, आई से इन द कोट्स, मेरे ख्याल में तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है ये। बहुत अच्छा ऑप्शन है, और उसके अलावा सबसे जो अच्छे फीचर्स इसमें आपको मिल रहे हैं वो ये कि 8 एयरबैग्स हैं। गाड़ी स्पेशियस बहुत है, आगे से बहुत कंफर्टेबल है, ड्राइवर फोकस्ड है, एवरीथिंग इज वेरी क्लोज टू द ड्राइवर्स, कंट्रोल्स और सारी चीज़ें बहुत नज़दीक हैं आपकी। गाड़ी को पार्क करने के जो एंगल्स होते हैं, देयर इज अ नेम फॉर दैट, मुझे भी याद नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। ओके। आपको प्रॉब्लम नहीं आता जैसे होंडा सिविक में। हाँ, ब्लाइंड स्पॉट्स तो नहीं आगे, जैसे आपको फुटपाथ और इस तरह हमारे मीडियंस हैं, बड़े ऊंचे हैं, तो अक्सर बम्पर्स वहाँ से स्क्रैप हो रहे होते हैं। सही। तो वो इशू नहीं है गाड़ी में। अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं है। इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी रगड कार। लोग शायद समझते हैं कि कमज़ोर गाड़ी है, लेकिन बहुत रगड है। अभी ये 2 लाख तो मीटर पर बता रही है, लेकिन जब मैंने इसकी ऑप्शन शीट खोली थी तो 2 लाख उसमें भी बता रही थी। तो मेरे ख्याल से ये कोई 3 लाख प्लस चल चुकी है, लेकिन गाड़ी में इस तरह वेरिएंट एयर कोई नहीं है। हाँ, आमतौर पर जैपनीज कार्स के बारे में बोला जाता है कि जरा रिलेटिवली नाजुक होती हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन इट डजंट फील लाइक दिस। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इस गाड़ी में थोड़ी सी भारी है गाड़ी, आई थिंक 16-1700 kg का वेट है। ओके। उसकी वजह से थोड़ा सस्पेंशन और उन चीज़ों पे ज़रा जल्दी इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, लेकिन ये है कि जब आप क्रूज कर रहे होते हैं मोटरवेज पे तो सारे पैसे वहाँ पूरे हो जाते हैं। गाड़ी में कोई विंड नॉइज नहीं है, कंट्रोल बहुत अच्छा है, ब्रेकिंग इज एक्सीलेंट। बंदा अपने आप से पूछता है इतनी जल्दी रुक कैसे गई है, क्योंकि ब्रेकिंग के ऊपर ये दोनों काम कर रहे होता है। रीजनरेटिव भी फुल फोर्स पे रोक लेता है, गियर बॉक्स भी ब्रेक करता है, और आपकी जो नॉर्मल ब्रेक्स हैं वो भी ब्रेक करती हैं। इसमें स्टॉक किस साइज के अलॉयज आते हैं?
इसमें तो 17 है, ये जी टूरिंग एडिशन है तो Okay, इसमें okay. 17 है, बट आई थिंक इसमें 15 भी आता है। 15 भी आता है। जी जी टूरिंग एडिशन से कोई आइडिया है कि कौन कौन से आते हैं और उनमें क्या क्या फर्क होता है? नॉर्मली लोग ही मुझे बता रहे होते हैं, हाँ। लेकिन ये कि इसमें एक एस टूरिंग आता है, एक जी टूरिंग आता है, फिर SLED आता है, फिर इसमें जो जी टूरिंग के अंदर भी फिर दो आते हैं, एक जापानीज ट्रिम के अंदर है और एक यूके ट्रिम के अंदर आता है। ओके, सो दिस इज एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली जी टूरिंग, ये एस टूरिंग में है। सही। हेडलाइट्स और वो चीज़ इसकी मैंने खुद अपग्रेड की थी। उसमें ओरिजिनली जो है फ्रंट पे बाइफोकल लेंस आते हैं जिसको डबल बॉल भी कह देते हैं। और अच्छा, पाकिस्तान में इसका डायरेक्ट कंपेटिटर कौन कौन सी गाड़ी है आपके ख्याल में? यार मेरे ख्याल से तो इसमें रिगार्डलेस कि वो हाइब्रिड हो या ना हो। कंपेटिटर में अगर आप आए तो आई थिंक Corolla इज अ गुड बाय अराउंड द सेम प्राइस। Okay. 4 मिलियन के आगे पीछे आपको अच्छी प्रियस मिलती है, सही। उसमें आप Corolla भी एक अच्छी ले सकते हैं। लेकिन मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप प्रियस लें, क्योंकि प्रियस में आप एक तो जापानीज पार्ट्स बहुत अवेलेबल है, हर जगह मार्केट में इसका पार्ट अवेलेबल है। थोड़ा सा महंगा ज़रूर है लेकिन प्रीमियम भी उतना ही है। गाड़ी की फील बहुत अच्छी है और गाड़ी सेफ बहुत है सही। आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए सब वेरी सेफ कार। एयरकॉन बहुत अच्छा है। हाँ, जापानीज कार्स के वो हाँ। तो जो एक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो उन्होंने Exactly. मिनिमम भी रखे हुए हैं वो पाकिस्तान के जी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन गाड़ियों के साथ उनके मिनिमम वेरिएंट्स compete कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी होंडा सिविक में आई एम नॉट अ होंडा लवर, आई लाइक द कार्स, लेकिन मैं उनके ऊपर अपना बहुत ज़्यादा आई डोंट थिंक दे आर वेरी रिलायबल कार्स, तो Okay. आई एम नॉट इनटू होंडास अ लॉट। बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है। यस दैट ठीक हो गया। अच्छा, हाँ, रीजनरेटिव ब्रेकिंग उसका तो मेरे ख्याल में कंसिडरिंग कि हम लोग वैसे पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं और थोड़ा सा बारानी इलाका है, हमारे पास चढ़ाइयाँ भी हैं और ढलाने भी हैं, तो कम से कम हम लोगों को तो इसका बहुत फ़ायदा है। लेकिन डू यू थिंक कि जो ज़रा मैदानी इलाकों में लोग रहते हैं वो इसको फ़ायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि इसका जो एल्गोरिदम है जो जिस पे काम कर रही है, तो जितना भी एक्स्ट्रा पावर है वो एनर्जी स्टोर हो रही है बैटरी के अंदर। सही। अगर आप 100 पे क्रूज कर रहे हैं और आपका मैदानी इलाका है और आपकी एफिशिएंसी अच्छी है तो एक्स्ट्रा पावर बैटरी में स्टोर हो रही है, तो जब आप कहीं रुकते हैं तो गाड़ी ज़्यादा देर आपको बैटरी के ऊपर टाइम देती है। तो बड़ा उन्होंने इंटेलिजेंटली इसको डिज़ाइन किया है। तो इट डजंट मैटर कि आप हिली एरियाज़ में हैं या आप प्लेन एरियाज़ में हैं, उसके एवरेजेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एवरेज में जो चीज़ फ़र्क डालती है वो इसकी एवरेज स्पीड है। सही। जैसे अभी तकरीबन 300 किलोमीटर गाड़ी चली है तो एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर सिर्फ आ रही है। ओके, बिल्कुल ही लोकल चल रही है। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन फिर भी उसने 19-20 के करीब एवरेज दी हुई है। तो वो बड़ा इसका एक डिफरेंस है इन्होंने उसमें रखा है कि आप एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं और जब आपको ज़रूरत है आप उसको वहाँ यूज़ कर रहे हैं। दिस इज अनलाइक होंडा। होंडा इज़ IMA इंटीग्रेटेड मोटर असिस्ट, उसके अपने बेनिफिट्स हैं, स्पेशली जब आप लॉन्ग हॉलिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको वो बेनिफिशियल है। अच्छा, थोड़ा सा इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन इसमें होता है 1.8 और उसमें मेरे ख्याल में वो भी होती है जो वाल्व टाइमिंग वगैरह जो इस किस्म की चीजें हैं, डुअल VVT होता है। सही। अप्रोक्सीमेटली कितने हॉर्स पावर बनाता होगा? आई गेस आई थिंक 120। इट्स अराउंड 128-30 हॉर्स पावर और फिर तकरीबन 80 हॉर्स पावर की इसकी इलेक्ट्रिक मोटर है। और आपकी जो कंबाइंड इसके अंदर टॉर्क वैल्यूज हैं दैट इज आई थिंक 200 न्यूटन मीटर्स। सो दैट इज क्वाइट नाइस। यस। और ये गाड़ी वैसे रीमैप भी हुई हुई है। रीमैप में हमने उसका EGR थोड़ा सा कंट्रोल किया होता है तो उससे एक बेनिफिट आ जाता है, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे इतनी सर्दी नहीं है। जहाँ पे सर्दी ज़्यादा है वहाँ पे आप ये काम ना करें। जैसे पाकिस्तान में तो इतना होता ही नहीं है, मिनिमम भी हो तो 5-6 डिग्री होता है। इस्लामाबाद में तो इट्स गुड फॉर द हेल्थ ऑफ इंजन। तो EGR हमने इसको ऑफ किया हुआ है तो उसमें थोड़ी सी आपको पावर फैक्टर तकरीबन 8-9% पावर आपको और मिल जाती है। अच्छा, इंजन हो गया। ट्रांसमिशन इसमें ECVT होता है जी, ECVT ट्रांसमिशन है, बहुत रेजिलिएंट है। टिपिकल CVT से डिफरेंट होता है बहुत जी, कोई स्लिपिंग नहीं है। 60-70,000 किलोमीटर पे इसका मैं ऑयल चेंज करता रहा हूँ। सही। और अभी तक उसमें कोई वेयर एंड टेयर का फील नहीं है। अभी भी गाड़ी फुल मीटर जाती है आराम से, उसमें कोई आपको फील नहीं होता कि आप गाड़ी को थक रही है। जैसे आपको टोयोटा की कुछ गाड़ियां हैं, विट्स है,
CVT में या कोई होंडा की कोई छोटी गाड़ी है, वो फीलिंग आपको नहीं आती कि यू लूजिंग पावर। सही। अच्छा, इंजन और ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो ऑयल्स का जिक्र कर लेते हैं। ऑयल कौन सा रिकमेंड करते हैं आप? आपने कौन सा यूज किया? इंजन ऑयल भी और ऑयल्स के बारे में मेरी बड़ी एक अजीब सी एक मेरी अपनी एक थ्योरी है कि बहुत ज़्यादा महंगे ऑयल से कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको टाइम पे चेंज करें, 4 से 5 हज़ार किलोमीटर के ऊपर आप उसको चेंज कर लें। अगर 6 भी हो जाता है तो कुछ नहीं होता है इतनी जल्दी गाड़ी को। और बहुत फैंसियर ऑयल्स पे मत जाएं। ग्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेड आपकी गाड़ी का ठीक होना चाहिए। मैं 520 यूज़ कर रहा हूँ, वैसे लोग 020 यूज़ करते हैं। 520 मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसका जो हाई टेम्परेचर पे प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा है, क्योंकि मेरी मोटरवे पे ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है। तो मुझे वो अगर आप 020 डालते हैं तो आई थिंक इट इज़ अराउंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लैश पॉइंट है। सही। और जो 520 है उसका 275 280 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लैश पॉइंट है। ओके। तो जब आपका इंजन वार्म अप है तो आपको प्रोटेक्शन ज़्यादा देता है, गाड़ी स्मूदर चलती है, नॉकिंग नहीं आती। सही। और ट्रांसमिशन इसमें टोयोटा का जो WS आता है वो टोयोटा का WS होता है, बिल्कुल। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वो नॉन कॉपर बेस्ड होना चाहिए। सही। नहीं तो इलेक्ट्रिक मोटर्स आपकी शॉर्ट हो सकती है। इंजन ऑयल के बारे में यू आर नॉट ब्रांड कॉन्शियस? आई एम नॉट ब्रांड कॉन्शियस। एक तो ओरिजिनल होना चाहिए ऑयल, और टेक्निकल स्पेक्स होने चाहिए जो उसकी पूरी होनी चाहिए। ठीक हो। हाँ, लेकिन कुछ ऑयल्स हैं जो बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम शायद जर्मनी के हैं तो हम कोई बहुत आसमान से उतरे हुए हैं, वो ऑयल्स मुझे बहुत बुरे लगते हैं। आई नो आप किसकी बात कर रहे हैं। चलें ठीक है। अच्छा, थोड़ा चलें टेक्निकल बातचीत हो गई, उसके बाद सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। सस्पेंशन, हाउ वुड यू ग्रेड द सस्पेंशन कंसिडरिंग पाकिस्तान की हम पिंडी इस्लामाबाद की सड़कें तो फिर चलो ज़रा बेहतर है, लेकिन अगर आपको GT रोड पे आप इसको लेके गए हुए हैं और आपको पता है कि क्या हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? GT रोड पर असल में मुझे सियालकोट जाना था और उस दिन मैंने गलती की कि मैं जीप के बजाय इस पे चला गया और वो गाड़ी के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। क्योंकि एक तो GT रोड के ऊपर उसको कहते तो GT रोड है लेकिन रोड नहीं थी उस पे कहीं भी। एग्जैक्टली। तो वो सारे कट्स थे और पैच वर्क कितना बुरा हुआ था, पॉट होल्स थे और 17 के लॉयज हैं गाड़ी में। तो गाड़ी वैसे भी प्रियस थोड़ी नॉइजी है क्योंकि इनके इंटीरियर इन्होंने आई थिंक देयर वाज सम बायोडिग्रेडेबल सिस्टम और समथिंग। अच्छा। दे मेड इट फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल, सो इट्स उसकी जो टैकी सी फीलिंग आपको आती है। बिल्कुल आती है, यस। हाँ, उसकी लाइफ तो अच्छी है और जूट बेस्ड है, इसके ऊपर शायद इनको कोई अवार्ड भी मिला था। ओके 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 ओके। हाँ, तो उसके अंदर ये है कि आपको एक फीलिंग आती है तो वो थोड़ा गाड़ी वाइब्रेट करती है आपको। वैसे इसकी साउंड डैम्पिंग हुई हुई है इस गाड़ी की, लेकिन उस दिन मैं बहुत तंग हुआ। फिर गुजरांवाला से आगे सियालकोट पहुंचते भी रोड जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। फिर वापसी पे मैं सियालकोट से पहले लाहौर गया और फिर लाहौर से मैं इस्लामाबाद आया। तो दैट वाज लाइक अ 300 किलोमीटर्स डिटूर, क्योंकि जो टोल है हमारे ऊपर, हम 2-3 दोस्त थे, गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा था। सो वी डिसाइडेड टू गो टू लाहौर फर्स्ट। सही। सस्पेंशन से बात निकली है तो थोड़ा बहुत वेरी वेरी स्मूथ सस्पेंशन। ओके। डू यू थिंक इट इज रोबस्ट या रगेड? इट इज़ वेरी वेरी रगेड। ओके। हाँ, इसका एक ही दफ़ा हमने सस्पेंशन चेंज किया है और उस वक्त ये मीटर पे 1 लाख कुछ बता रही थी, अभी ये 1,80,000 हुई भी है और सस्पेंशन को कोई इश्यूज नहीं है। बट ऑब्वियसली वी चेंज इट विद ब्रांड न्यू पार्ट्स। हमने कोई इसमें वो जो गाड़ी काम नहीं किया था जो अक्सर लोग करते हैं, आधी चीज़ें यूज डाल दें, चाइना की डाल दें, ऑल जेन्युइन पार्ट्स। चले पार्ट्स के बाद में बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि सस्पेंशन पे आगे कंफर्ट लेवल कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है। गाड़ी के अंदर छोटे छोटे आपको फील कराती है अक्सर गाड़ियाँ, जैसे होंडा वेजल आपको फील कराती है कि आप फर्म है गाड़ी बहुत ज़्यादा, आपको बैक में थोड़ा फील हो रहा है। इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, गाड़ी एक्सेप्शनली स्मूथ है। देयर वाज अ टाइम मेरे दोस्त के पास E क्लास थी, वो मेरे पास E क्लास छोड़ के तो ये लेके गए, तो कह रहे थे यार मुझे तो ये उससे भी ज़्यादा स्मूथ लग रही है। दैट वाज अ W211 बाय द वे। उसका एक अपना म्यार है, वो फीडबैक देती है, तो इसमें इतना फीडबैक तो नहीं है, लेकिन ये है कि गाड़ी स्मूथ बहुत है। ये कोई ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने डिज़ाइन की थी, थोड़ा सा गाड़ी को ना स्ट्रेच किया, उसकी वजह से उसमें छोटा छोटा झटका आपको बिल्कुल फील नहीं होता। व्हील बेस थोड़ी सी आपके ख्याल में इसकी लंबी है नॉर्मल सेडान से, कोरोला वगैरह से अगर कंपेयर करें तो? सही। और ज़ाहिर है थोड़ा सा वो व्यूअर्स को बता देते हैं, लंबी व्हील बेस का मतलब ये है कि थोड़ा सा अंदर रूम भी आपको मिल जाएगा, एंड सेकेंडली जो उसकी वही बात है, ज़रा कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। जितनी गाड़ी छोटी होती है वो बाउंस उतना करती है। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। और आपके ख्याल में अंदर इट इज स्पेशियस इनफ स्पेस है अंदर? बिल्कुल जी, बिल्कुल स्पेशियस है। मेरा फैमिली का 6 साल का बच्चा है, वो पीछे इधर खड़ा हो जाता है, अभी भी खड़ा हो जाता है वो अंदर से। और पीछे इसमें जो फुटवेल है वो बिल्कुल क्लियर है, तो आपके पीछे आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं विद सेम कंफर्ट लेवल, कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। चलें, सस्पेंशन भी होगी।
डिजाइन थोड़ा सा इसका कंट्रोवर्शियल है, खास तौर पे जब इसकी जो नेक्स्ट ये मेरे ख्याल में थर्ड जनरेशन है, दिस इज ZW30 तो जब फोर्थ जनरेशन आई थी वो थोड़ा सा जरा कंट्रोवर्शियल था, लोग उसको नहीं उतना पसंद करते थे बहुत। वो कह लें कि आई वुड से कि अपने टाइम से जरा पहले वो गाड़ी आ गई थी, मे बी अब लोग ज्यादा वो एक्सेप्टिंग हो, लेकिन उस वक्त नहीं थे। लेकिन आई गेस जो एक विजुअल ब्यूटी होती है और सारी चीजें वो सब्जेक्टिव होती हैं, लेकिन इन योर ओपिनियन डू यू थिंक इट्स अ प्रिटी कार? इट्स नॉट अ प्रिटी कार, लेकिन ये कि आप अगर इसकी शक्ल पे ना जाएं, अकल पे जाएं, तो फिर आपको ये अच्छी भी लगेगी। सही हो गया। लेकिन इतनी भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लगती। ZW30 काफी हद तक आपको एक्सेप्टेबल रेंज में आ जाती है ये गाड़ी। जो ZW40 है वो थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन ये कि ZW30 जो है ये आपको थोड़ा एक्सेप्टेबल है। बल्कि जापान में कुछ ग्रुप्स हैं वो बड़ा खूबसूरत इन गाड़ियों को डिज़ाइन कर रहे हैं आजकल। उसमें उन्होंने अलॉयज भी चेंज करते हैं, बॉडी किट्स भी हैं, फिर इसमें एक GIS वर्जन आता है, टोमी कियारा एडिशन आता है। सही। उनकी बहुत प्राइस है उन गाड़ियों की वहाँ पर, उसकी बॉडी किट्स, उसके अलॉयज, पूरी गाड़ी डिफरेंट होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक हम लोग थोड़े से बूढ़े हो गए हैं तो शायद हमें थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लगता है। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। और एक और चीज़, बैटरीज के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि इनका बैटरी के बारे में सुनते ही रहते हैं कि कुछ ना कुछ या बैटरी खराब हो गई, सेल खराब हो गया। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इन 3 सालों में? मेरा तो एक्सपीरियंस ठीक रहा है इसमें। जब मैंने ली थी तो बैटरी का इसमें इशू ऑलरेडी था। जैसे मैंने ली थी, वॉज फर्स्ट ओनर, उन्होंने कहा कि जी बैटरी इसकी खराब है, तो मैंने इसकी बैटरी चेंज करवा दी थी। और वो मेक सेंस, क्योंकि बैटरी 7-8 साल 9 साल चलती है इसकी, या तकरीबन 2.5 to 300,000 किलोमीटर चलती है इफ इट्स अ ब्रांड न्यू बैटरी। सही। अगर आप यूज डालते हैं तो ऑब्वियसली डिपेंड कर रहा है कि वो पहले कितनी चली हुई है, उसके ड्यूटी साइकिल्स क्या थे, कितने टाइम्स उसकी साइकिलिंग अप और साइकिलिंग लो हुई है। तो सही। थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स बताएंगे इसमें? आई हैव हर्ड कि बैटरीज बाद में जब इन्होंने इंप्रूव कर दी थी, नई जनरेशन की आ गई थी, वो थोड़ा सा फर्क उनमें तो उनके एम्पियर आवर्स हो सकती हैं, एम्पियर आवर्स उन्होंने उसके चेंज किए थे। सही। और आप उसको स्वैप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो भी निकल मेटल हाइड्राइड में ही। ओके। अगर आप लिथियम आयन में स्वैप करते हैं तो वो तजर्बा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमें कोई बहुत ज्यादा फायदा नजर नहीं आया। ओके। क्योंकि लिथियम आयन का जो चार्ज साइकिल है वो बहुत डिफरेंट है, और इसका जो है वो निकल मेटल हाइड्राइड के लिए बना हुआ है। ठीक। क्विक चार्ज, क्विक डिस्चार्ज है। हाँ, लिथियम आयन में थोड़े से टेम्परेचर्स लो आते हैं, पीछे सीट वगैरह वार्म नहीं होती, इस तरह के कुछ फायदे आपको हैं उसमें, लेकिन कोई फ्यूल एवरेज पे कोई फायदा हो या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा कि ऑलवेज चेंज द होल पैक। ओके। आप जब उसके अंदर कुछ बुरे सेल्स डाल देते हैं, उनकी लाइफ और होती है, जो अच्छे सेल्स हैं उनकी लाइफ और होती है, तो उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस मिसमैच की वजह से आप गाड़ी भी खराब कर रहे हैं और उसका सारा चार्जिंग सिस्टम भी खराब। पाकिस्तान में तो ये बड़ा इसको ना, यानी मजाक की तरह इसके साथ खेला जाता है सेल्स के साथ। मुझे तो वैसे उनसे डर लगता है, बिल्कुल एक हाई वोल्टेज और हाई एम्पेयरेज 210 VDC होता है, तो मेरा ख्याल है उसमें बंदे को वसीयत लिखने का भी टाइम नहीं मिलेगा, वो बस एक फ्लैश होगा और यू आर गॉन। तो वो अक्सर वो आपको फेसबुक पे, आज से 2-3 साल पहले तो बहुत रवाज था जब ये एकदम वो लोगों को समझ आना शुरू हुई थी हाइब्रिड की, और बड़े वो एक्सपर्ट्स आ गए थे एकदम ही सो कॉल्ड। तो खैर बहरहाल वो दूसरी साइड पे निकल जाएंगे हम वो फिर कभी से ही। अच्छा, बेसिक मेंटेनेंस और पार्ट्स, इन दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिक मेंटेनेंस तो इसकी थोड़ी लो है बाकी गाड़ियों से, क्योंकि आधा टाइम तो ये EV पर होती है, जैसे अभी हम इशारे पे खड़े हैं, ये भी EV पे है, और तकरीबन अगले 7-8 मिनट भी ये EV पे खड़ी हो सकती है। सही। तो उसकी वजह से आपका ऑयल इसमें ज़्यादा चल जाता है। और नंबर 2 ये है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ये फ़ायदा है कि ब्रेक पैड्स इसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। बिल्कुल सही। 50 to 60,000 किलोमीटर तो कहीं भी नहीं गए। सही। अगर आप प्रॉपर चलाते हैं, अगर आप लॉन्ग डाउन हिल कोस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप इसको B में डाल दें। एक D होता है ड्राइव मोड है, सब B है वो ब्रेकिंग मोड है, आप उसमें डाल दें तो इंजन इसका रेजिस्टिव लोड बना देता है। उसका ये फायदा है कि आपके जो ब्रेक पैड्स हैं वो बचे रहते हैं, ओवरहीट नहीं होता है। तो इसकी मेंटेनेंस आई थिंक इट्स हाफ ऑफ व्हाट अ रेगुलर कार इज, या मे बी लेस देन दैट, क्योंकि आप EV पर हैं। पार्ट्स उस तरीके से यूज नहीं ना हो रहे, पार्ट्स उस तरह यूज नहीं हो रहे, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर हैं। अगर आप पार्ट्स की बात करते हैं तो एक्सपेंसिव जरूर हैं, जैसे आपके शॉक्स हो गए, स्प्रिंग्स हो गए, बट देन अगेन यू डोंट नीड देम
आपने कोई हर बार-बार तो महीने change करना, हाँ, बिल्कुल exactly. वो तो सालों के बाद आप चेंज करेंगे। लेकिन वैसे जनरली जो बड़े शहर हैं उनमें तो खैर आई गेस मिल ही जाते होंगे, लेकिन आपके ख्याल में पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, इसके बॉडी पार्ट्स हो, लाइट्स हो, इस किस्म की चीजें? जी हर चीज मिलती है। कोई वो इशू नहीं होता कि कोई issue इट्स नहीं एन है। इम्पोर्टेड कार तो चीज ही नहीं मिल रही बैठे नहीं, हुए? बिल्कुल हर चीज मिलती है। सही। आफ्टर क्या मैंने कहना था, हैविंग अ डिसअपॉइंटिंग किस्म का शवारमा, हाँ मुझे ये बताएं कि इस गाड़ी में नॉन मसले कौन से हैं आपके ख्याल में? क्या क्या ऐसी है चीज़, अगर कोई नया बायर यूज़र ले रहा है ये गाड़ी, उसे क्या चीज़ें अपने ना जहन में रखनी चाहिए? यार नए बायर यूजर को सबसे पहले तो ये चाहिए कि किसी प्रोफेशनल को दिखा ले, ओके। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर अगर आप रिपेयर्स पे जाते हैं ना, बैटरी के ऊपर और बैटरी पैक पे और एबीएस के, यही इसकी दो वाइटल चीज़ें हैं जो ख़राब भी होती हैं, जो थोड़ी डेलिकेट भी हैं और जिनका वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा है। सही। एबीएस तो ऐसी चीज़ है कि आपका डिपेंड करे कि आप गाड़ी की मेंटेनेंस कैसी कर रहे हैं। जो ज़्यादातर लोग हैं वो तो आपको पता है कि कभी ज़िंदगी में उन्होंने ब्रेक ऑयल नहीं बदला, उसमें से ट्रू। पौधे उगने वाले हो जाते हैं, उसका कलर ब्लैक होके ग्रीन होके तो पता नहीं क्या बन जाता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी ब्रेक ऑयल जेन्युइन है तो उसको नहीं छेड़ना। अच्छा, मैं चूंकि बाइक्स वगैरह ज़्यादा चलाता हूँ ना, तो फॉर वट एवर रीज़न मेरा ख्याल था ये मेंटालिटी सिर्फ बाइक ओनर्स में है, मुझे नहीं पता था कि कार वाले भी यही हरकतें करते नहीं, ये हैं। भी बिल्कुल ये हरकतें होती हैं और वही एक मेन वजह है जो आपका एबीएस बहुत उड़ रहा है। क्या बात मैं कह रहा था, हाँ ब्रेक फ्लूइड के बारे में आप बता रहे थे। ब्रेक फ्लूइड की को चेंज करें रेगुलरली, आप एट मैक्स 1 ईयर में आप एक दफ़ा ज़रूर चेंज करें। और इसमें एक प्रॉपर फीचर है, जिस गैराज से मैं काम करवाता हूँ उनके साथ मेरा कुछ ताल्लुक भी है, इलेक्ट्रॉनिकली वो उसको कमांड करते हैं और वो सारा ब्रेक फ्लूइड फ्लश हो जाता है। तो इट्स अ वेरी इजी जॉब, उन्होंने इतना इजी कर दिया है। लेकिन समहाउ हमारे लोग जो है वो 2-3 लाख रुपए का एबीएस यूनिट लगवा लेंगे, लेकिन जो 5-7 हज़ार की सर्विस है वो नहीं करवाएंगे, वो उनको बहुत महंगी लगेगी। तो प्रोफेशनल लोगों से आप काम करवाएं, आप उसको गाड़ी को मेंटेन रखें, तो आपकी इट विल ऐड टू योर सेविंग्स। बेसिकली आप कह रहे हैं कि फिलहाल दो इसमें ज़्यादातर नॉन इश्यूज हैं, एक एबीएस का और एक बैटरी का जी, और ये 5-6 लाख रुपए की दोनों चीज़ें हैं। ठीक हो गया। तो इसीलिए आप जब भी गाड़ी लें आप उसको एक दफ़ा थॉरली चेक करा लें, या फिर आप लें ऐसी गाड़ी जेन में रखें कि ये दो चीज़ें ख़राब ही होंगी, उनको अपनी जेब से आप ठीक करवाएं और फिर आप गाड़ी चलाएं, क्योंकि जो सेविंग है ना वो बहुत हाई है। अगर आज की डेट में 325 के ऊपर कैलकुलेट किया जाए फ्यूल, और अगर गाड़ी 20 कर रही है तकरीबन 16-17 रुपए पर किलोमीटर आपके पास आ रहा है। तो अगर वो 20 करती है, तो अगर वो गाड़ी कोई 12 कर रही है तो वो फिर आप देखें वो चला जाएगा तकरीबन 28 और 30 रुपीज़ पर किलोमीटर के ऊपर। बिल्कुल सही। तो लाख किलोमीटर आप अभी कर रहे हैं तकरीबन 17 लाख रुपए में, वहाँ आप करेंगे 30 लाख रुपए प्लस में। बिल्कुल। तो सेविंग फिर भी बहुत ज़्यादा है और एनवायरनमेंट भी आपकी क्लीन रहती है। और उसी से इसमें क्वेश्चन पे आ गया कि क्या रेकमेंड करेंगे गाड़ी? बिल्कुल रेकमेंड करूंगा, हाइब्रिड इज द फ्यूचर, गो फॉर हाइब्रिड, एटलीस्ट गो फॉर हाइब्रिड, बाद में फिर आपको ईवीज पे जाना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल फ्यूल की क्या 230, 220, 230 का हुआ है आप 320 जी हाँ 3 सॉरी 2 मैं बोल रहा हूँ 3 समथिंग, आई थिंक 300 समथिंग है, मैंने एग्जैक्ट तो नहीं देखा। हाँ। तो एंड द फैक्ट कि जब हमने गाड़ी निकाली थी कि कितने 19 पॉइंट समथिंग आ रहा था जी बिल्कुल। तो उस लिहाज से तो ऑन पेपर एटलीस्ट ये जो है ना इट मेक सेंस कि यू गेट अ हाइब्रिड। बिल्कुल ऐसे। सही। चलें ठीक है रिजवान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नो प्रॉब्लम जी, एनी टाइम।